Welcome students. In this video we will study about class 8th history and we are going to start chapter 5 in this video, that is when people rebel 1857 and after. यहाँ पर देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि अभी तक पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ट्राइबल लोगों ने रिबेल किया, ओके। लेकिन अब आम लोगों ने रिबेल किया, ये पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट और उसके बाद की कहानी हम देखेंगे कि क्या हुआ। अब ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पर 1857 की जो लड़ाई है। सो देखते हैं कि क्या ऐसी पॉलिसीज थी, क्या लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट था। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज पिछले चैप्टर में पढ़ ली हैं एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, और उनका इफेक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर भी आपने पढ़ लिया था, जैसे किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, सभी अफेक्टेड थे अलग अलग तरीकों से। You have also seen how people resist policies and action. आपने ये भी देखा कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अगेंस्ट कैसे जाते थे लोग, कैसे वो अपना व्यू पॉइंट रखते थे, ठीक है। ये आप सभी ने पढ़ लिया था। नवाब लोग, सबसे पहले हम चलते हैं नवाब्स के ऊपर, जो राजाओं के ऊपर चलते हैं। वो अपनी पावर खो देते हैं कैसे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैव सीन देयर पावर इरोड। देखिए, मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750s के टाइम की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपको याद होगा 1757 का जो लड़ाई हुई थी, 1757 की जो लड़ाई हुई थी, सो यहाँ पर नवाब्स, राजाज की पावर होने लग जाती है कम। उनकी जो अथॉरिटी थी, उनका जो ओनर था, वो खत्म होने लग जाता है। Residents had been stationed in many courts. The freedom of rulers reduced. यहाँ पर क्या होता है कि जो रूलर्स थे, जो नवाब्स थे, इनकी फ्रीडम हो जाती है कम। ओके, इनकी फ्रीडम बिल्कुल ही कम हो जाती है। एंड देयर आर्म्ड फोर्सेस, इनकी आर्म्ड फोर्सेस भी हटा दी जाती है, बिकॉज आपको याद होगा सब्सिडी अलायंस नाम की चीज़ आपने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। सब्सिडी अलायंस जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था कि इनकी आर्मी अब नहीं रहेगी, जो ये फ्रीडम इनकी आर्मी की वो नहीं रहेगी। अब किन की आर्मी रहेगी? ये आर्मी रहेगी ब्रिटिशर्स की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके, ये ब्रिटिश आर्मी इनको कंट्रोल करेगी। और इनसे इस चक्कर में क्या ले लिया जाता था, अगर ये पे नहीं करते थे उस आर्मी को, सो इनसे इनकी टेरिटरीज छीन ली जाती थी। ओके, इनसे इनकी टेरिटरीज छीन ली जाती थी। बहुत ही सिंपल ये कहानी है। उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ी है। आगे देखते हैं। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने बातचीत की कि भाई हमारा इंटरेस्ट कैसे ही बच जाए। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है रानी लक्ष्मीबाई। ओके, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहा कि कंपनी को कि जो उनके एडॉप्टेड सन है उनको हायर मान ले, किंगडम का राजा मान ले, उनके जो हस्बैंड की डेथ के बाद। ये तो था रानी झांसी की इशू, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की, इसलिए रानी झांसी बोल रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नाना साहिब। नाना साहिब का क्या इशू था? नाना साहिब खुद एक एडॉप्टेड सन थे, किसके? पेशवा बाजीराव के। सो नाना साहिब देखिएगा किसके एडॉप्टेड सन थे? सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। इनका मानना था नाना साहिब का कि इनके पिताजी की पेंशन इनको मिलनी चाहिए जब ये पेशवा बाजीराव टू मर गए थे। बट ये अडॉप्टेड थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको मना कर दिया। मतलब अब राजा तो बनना देना ही नहीं था वैसे भी। सो ये कुछ प्रॉब्लम फेस की जा रही थी राजाओं के द्वारा। आपने यहाँ पर दो राजाओं के बारे में पढ़ा, रानी झांसी रानी के बारे में पढ़ा, एक उनके किंगडम के बारे में। सेकंड आपने नाना साहिब के बारे में पढ़ा। हाउएवर कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लीज। लेकिन कंपनी को अपने ऊपर घमंड था, उसकी आर्मी के ऊपर, कि भैया हमारे पास बहुत पावर है तो हम इनको इजीली हरा देंगे। सो इनकी बातें मानते ही नहीं थे वो। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। अवध एक लास्ट टेरिटरी जिसको अनेक्स किया गया था सब्सिडी अलायंस के तहत। देखिए, अवध में क्या होता है,
अवध की कहानी देखते हैं। 1801 में यहाँ पर सब्सिडी अलायंस लगा जाता है। सब्सिडी अलायंस से आपको याद होगा जहाँ पर अपनी सेना ब्रिटिशर्स अरेंज करेंगे। और 1856 में इसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया जाता है। तो 1801 से लेके 1856 तक की ये कहानी है अवध की। इसके बाद देखते हैं हम आगे कि यहाँ पर क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि वे टेरिटरी मिसगवर्न हो रही है, सो इसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सो अवध को इस प्रकार से कंट्रोल किया गया, किसके द्वारा? ये कंट्रोल किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, सो ये सिचुएशन था अवध का। आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एंड। अभी मुगल डायनेस्टी को भी खत्म करने का प्लान बना रहे थे धीरे धीरे कि भाई छोटे छोटे राजाओं को हमने कंट्रोल कर लिया है, अभी मुगल सल्तनत को भी खत्म कर देंगे। द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय कंपनी। सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने, कंपनी ने, कि जो ये कॉइन्स बनाते थे उनसे मुगल एम्पर की फोटो हटा दी, तस्वीर हटा दी कंप्लीटली। एंड इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी तो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड। अब 1849 में क्या होता है कि लाल किले से निकाल कर इनको, जो लाल किले में रहती थे मुगल सल्तनत, वहां से निकाल दिया जाता है और कहते हैं कि दिल्ली में और कहीं रहने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो बड़ी ही एक खराब सिचुएशन आ गई थी उनके लिए। 1856 में क्या होता है कि गवर्नर जनरल कैनिंग आ जाते हैं तब तक, और वो क्या देते हैं 1856 में कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग होंगे, इनके बाद किसी को सल्तनत नहीं मिलेगी। ओके, बाकी सभी प्रिंसेस रहेंगे, कोई राजा नहीं बनेगा मुगल की तरफ से अब। और बहादुर शाह जफर ने 1857 के रिवोल्ट में योगदान दिया था, लीडर थे वो, इसलिए 1856 की ये कहानी है। इसके बाद देखते हैं नवाब की कहानी। आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अभी चलते हैं हम पीजेंट्स एंड सिपोइज के पास। तो देखिए पीजेंट्स एंड सिपोइज के पास चलते हैं। आम जो किसान थे और सिपाही थे उनके साथ क्या होता है, कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार्स हाई टैक्स, उनके ऊपर हाई टैक्स लगता था पीजेंट्स के ऊपर। रिवेन्यू कलेक्शन के वेरियस मेथड्स लगते थे उनके ऊपर। और कुछ जो पीजेंट्स थे देखिएगा वो लोन नहीं पे कर पाते थे। ओके, और इस वजह से क्या होता था, वो लॉस्ट कर देते अपना लिवलीहुड वगैरह, अपनी ज़मीन को लॉस्ट कर देते, उनसे छीन ली जाती थी ज़मीन मजबूरी में। जमींदार भी कुछ उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। और इंडियन सिपोइज के साथ क्या सिचुएशन थी, वो नौकरी करते थे जो कंपनी के अंडर, वो अनहैप्पी थे उनकी पेमेंट से, उनकी जो सैलरी मिल रही थी, उनकी कंडीशन कैसी खराब सिचुएशन में उनसे काम करवाया जाता था। और नए रूल्स बनाए गए थे कंपनी के द्वारा, उनसे वो दुखी थे। जैसे पहला था कि रिलीजियस सेंटीमेंट्स को उनको चोट पहुंचाई जाती थी, उनके जो बिलीव्स थे अपने सिपाहियों के, उनको भी चोट पहुंचाई जाती थी। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। क्या आपको पता है उस टाइम पे जो लोग थे उनका ये मानना था कि अगर हमने समुद्र पार कर लिया तो हमारा धर्म और जाति सब नष्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही अहम बात थी उस टाइम के लिए। अभी क्या होता है कि 1824 में सिपाही को बोला जाता है बर्मा जाइए, भाई सिपाहियों को बोला जाता है बर्मा जाइए, म्यांमार आप जाइए, और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। बिकॉज उनका मानना था कि हम ज़मीनी रूट से जाएंगे, हम पानी से नहीं जाएंगे, पानी से जाने पर हमारा रिलीजन और कास्ट खत्म हो जाएगी। उनको पनिशमेंट मिलती है
लेकिन इशू यहीं पर खत्म नहीं होता। ओके, 1824 का इशू है, ये बात याद रखिएगा। कब तक चलता है ये? 1856 में कंपनी एक नया कानून पास करती है कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। 1856 में कंपनी एक रूल पास करती है कि भाई जो भी हमारे लिए सेना में नौकरी करेगा उसको कहीं पर भी हम भेज सकते हैं, बाहर विदेश में भी भेज सकते हैं, कहीं पर भी हम भेज सकते हैं, वो तैयार रहना चाहिए। उसको ये शपथ लेनी पड़ेगी, उसको ये साइन करना पड़ेगा। तो देखिए सिपाहियों के लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं थी। सिपाही ऑलवेज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, और सिपाही इसके लिए भी रिएक्ट करते थे जो आसपास हो रहा था उनके। मैंने क्योंकि उनमें से कुछ विलेजर्स थे, कुछ पीजेंट्स थे, तो वो अपने घर वालों को दुखी नहीं देख सकते थे, उनके ऊपर हाई टैक्स लगता हो तो वो ये सिचुएशन फेस नहीं कर सकते थे। सो ये एंगर था। देखिए नवाब का एंगर आपको पता लग गया, उनको कोई राजगद्दी नहीं मिल रही थी, पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, इनका भी गुस्सा आपको पता लग गया। सिपाहीज का भी आपको पता लग गया कि क्या सिचुएशन था उनका, वो भी क्यों गुस्सा थे। अभी हम देखेंगे कि इसी गुस्से की वजह से जो 1857 की क्रांति हुई थी। रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म्स, अब देखिए जो बदलाव किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे थे अपने कंट्री वाले लोग, अपनी कंट्री में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा था। देखिए ब्रिटिश लोगों का मानना था कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बिकॉज उन्होंने सती सिस्टम और विडो रीमैरिज के लिए एक्ट पास की, जो कि अच्छी बात थी। ब्रिटिशर्स ने ये काम अच्छे भी किए थे, ऐसी बात नहीं है कि ये सती सिस्टम को प्रोहिबिट करो, रोको, और विडो रीमैरिज की एक्ट पास की। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया जाता था। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी कौन होते हैं? जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं कि यस क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए आप। और वो इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहे थे कि सभी को हम क्रिश्चियन बना देंगे। 1850 में क्या होता है, एक नया लॉ पास किया जाता है जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इजी होगा मेथड अब इंडियंस के लिए। अब क्या होता है इस कानून के अंदर, क्या होता है याद रखिएगा, 1850 में जो कानून पास किया गया, दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। अब यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपके जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनकी आपको प्रॉपर्टी हम दे देंगे, मतलब आप पे कोई टैक्स वगैरह या कुछ, आप बिल्कुल हमारे तरह हो जाओगे। ओके, मैनी इंडियंस इस वजह से डिस्ट्रॉय करने लगे अपने धर्म को कि भाई सॉरी बहुत सारे इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस प्रकार से, और बिल्कुल सही बात थी। और आप इसके बारे में थोड़ा चैप्टर 7 में आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसलिए अब हम इसको यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं हम। थ्रू द आइज ऑफ पीपल, अब लोगों के नज़रिए में देखते हैं क्या था। टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग, हम सोर्स 1 और सोर्स 2 को देखते हैं। सोर्स 1 देखिए क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, व्हाट इज दिस, देखते हैं। गिवन हेयर आर द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बुक, एक माझा प्रवास नाम की बुक है, वहां से लिया गया है, जो कि लिखी है विष्णु भट्ट गोडसे ने, एक ब्राह्मण है, विलेज महाराष्ट्र से। अभी देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट all the religions of Hindus and Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. इनका मानना है कि भाई इन्होंने 84 रूल्स बनाए थे अंग्रेजों ने, जो कि हिंदू और मुस्लिम के धर्म को खत्म कर देंगे। They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. और इन्होंने ये जो रूल्स बनाए थे राजाओं के सामने पेश किए कलकत्ता में कि ये धर्म हम ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे, लेकिन किंग्स ने इसको रिफ्यूज कर दिया और कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक वापिस से प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स, और बड़े बड़े लोग प्लान्स बनाने लगे। डेट वाज फिक्स्ड फॉर वॉर ऑफ रिलीजन, और ये डेट फिक्स कर दी गई और मेरठ से ये लड़ाई शुरू हुई थी, इसीलिए जो 1857 का रिवोल्ट है। अभी देखते हैं सेकंड सोर्स, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। एक है सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे देखिए रिक्रूट हुए थे 1812 में, सिपाही बने थे बंगाल नेटिव आर्मी के अंदर, और इन्होंने अंग्रेजों को 48 साल तक सर्विस दी और रिटायर हुए 1860 में। 48 साल तक इन्होंने नौकरी की उनकी, और उनके बेटे खुद एक रिबेल थे 1857 के। और जब इन्होंने लिखा अपनी बुक, टाइटल थी फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, इसमें बताया गया इट इज माय हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द माइंड्स ऑफ सिपाहीज विद डिस्ट्रस्ट। उन्होंने लिखा कि अवध, अवध आपने स्टोरी पढ़ी थी, याद है आपको कि 1801 में वहां से शुरू हुआ, 1856 तक उसको 50 तक कैप्चर कर लिया था, आपको याद है ये चीज।
ओके, तो इन्होंने लिखा सूबेदार जी ने कि ये जो अवध को कैप्चर करने का तरीका था गलत था, और दिल्ली के राजा को, मुगल सल्तनत के राजा को रेड फोर्ट से बाहर निकालना वो भी बहुत ही गलत था, और आर्मी को इससे चोट पहुंची थी। सो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक ग्रुप का बंदा यहाँ पर गुस्से में था, भड़का हुआ था कि हम कैसे करके अंग्रेजों को यहाँ पर हरा दे। तो देखते हैं, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, ये अभी हम देखेंगे। सो देखिए, those struggles between rulers and ruled were not unusual. Sometimes such struggles became quite widespread as a popular resistance so that power or stake breaks down. देखिए म्यूटिनी क्या होती है, सबसे पहले वर्ड जो है म्यूटिनी इसको देखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा डिफाइन म्यूटिनी। म्यूटिनी होती है कि जब सोल्जर अपने ग्रुप के अपने ऑफिसर का कहना ना माने, उसको हम बोलते हैं म्यूटिनी। अभी देखते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव कॉमन एनिमी। अब आप देख सकते हैं सभी लोग परेशान थे, अब सभी ने मान लिया था कि ब्रिटिशर्स है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर हैं वो हमारे दुश्मन है, सभी ने मान लिया था। तो ये रिवोल्ट होता है नॉर्दर्न पार्ट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ के पार्ट में। साउथ में इतना क्रेज नहीं था इसका। 1857 में स्टार्ट होता है। सो 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट होता है, नॉर्थ साइड पे स्टार्ट होता है, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। यहाँ पर 100 साल हो गए थे अंग्रेजों को यहाँ पर राज करते, लेकिन मई 1857 में स्टार्ट होता है कि भाई कंपनी को थोड़ा भय लगता है कि हो सकता है हमें यहाँ से भगा भी दिया जाए आगे आने वाले टाइम में। सिपाही ने म्यूटिनी जो स्टार्ट की थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी भाई? वो स्टार्ट की थी मेरठ से। ओके, वहाँ से बहुत सारे ग्रुप्स के लोग निकले थे, और इस कहानी को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि क्या हुआ, क्या ये 1857 की म्यूटिनी क्या थी, 1857 का रिवोल्ट क्या था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसको पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना बेनिफिट होगा सभी स्टूडेंट्स को जो इस टाइम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है। सो शेयर करें अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।